हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सचिन और आज मैं आपको बच्चों एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने वाला हूं जिसे सुनते ही दिल दहल जाता है सबका। वो दिन था 6 अगस्त 1945 का, जो कि जापान की हिस्ट्री का सबसे भयानक दिन था, जब यूएस आर्मी ने विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी वार्निंग यूएस आर्मी का वहाँ पे अटैक हुआ था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, जब वहाँ पर एटम बम उन्होंने गिराया था। और ये दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन था जिसे ह्यूमन पर यूज किया गया था, और इसका इतना ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव हुआ जिसे सुनते ही सबका दिल दहल जाता है। महज चंद सेकंड में ही वहाँ का 2/3 पॉपुलेशन खाक में मिल गया। लगभग 80,000 पीपल एक क्षण में खाक में मिल गए। आखिर क्या हुआ था वहाँ? क्या है ये सच नागासाकी और हिरोशिमा का? आखिर उस एटम बम में ऐसा क्या था जो 2/3 पॉपुलेशन को एक क्षण में खाक में मिला दिया? उस एटम बम के अंदर ऐसा क्या था कि हिरोशिमा और नागासाकी का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर गया, और आज भी ऐसा माना जाता है कि उस एरिया में अभी भी लोग जो है अपंग पैदा होते हैं। कितना भयानक दिन था वो जापान की हिस्ट्री का। आखिर क्या था वो न्यूक्लियर बम में? कौन सा रिएक्शन होता था जिसके कारण ये न्यूक्लियर बम इतना ज़्यादा भयानक साबित हुआ? इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। तो हम लोग देखेंगे कि उस न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा रिएक्शन होता है। मैं आपको ये सारी घटना क्यों बता रहा हूँ, ये सारी कहानियाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है न्यूक्लियाई। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इस न्यूक्लियस में कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा चेन रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस न्यूक्लियस के चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूक्लियाई। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं सचिन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो जैसा कि आपने कहानी देख लिया, आपको कहानी सुना दिया गया हिरोशिमा और नागासाकी में आखिर ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, उस एटम बम के अंदर में ऐसा क्या था। तो उस सारी चीज़ों को देखने के लिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज न्यूक्लियाई। तो हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर में कि उस न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, और उसमें कौन सा चेन रिएक्शन बेसिकली हो रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियाई, व्हाट इज न्यूक्लियाई? अगर हम लोग बच्चों न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो एटम्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उस एटम के अंदर एक ऐसा स्पेस जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का होता है, जहां पे पूरे एटम का इंटायर मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसी स्मॉल वॉल्यूम में, और उसी स्मॉल वॉल्यूम को बोला गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया? न्यूक्लियस। अब आते हैं डेफिनेशन वाइज। सो न्यूक्लियस का अगर हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, सो न्यूक्लियस इज दैट स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इनसाइड द एटम in which the total mass and total positive charge of the atom is concentrated। आखिर अब न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, कौन कौन से
से कंपोनेंट हमारे न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाते हैं, कौन कौन सा पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर में, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन हम लोग बात कर लेते हैं। द एंटायर मास and the total positive charge of an atom is concentrated in a very small volume which is called nucleus, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या है ना, सो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं और क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, एंड प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और ये जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कंबाइंडली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, जो भी पार्टिकल्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। सो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है सारी चीजें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन जो हमारा होता है वो नियरली मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों आपस में लगभग बराबर होते हैं, विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। ठीक है, ये दोनों के मास क्या होते हैं, ऑलमोस्ट बराबर होता है। लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लगभग 1837 टाइम स्मॉलर होता है देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो वी कैन से दैट मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन के, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, इसलिए हम लोग न्यूट्रॉन को बोलते हैं क्या, न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर, आप देख रहे होंगे कि x एक एलिमेंट है ना, x एक एलिमेंट है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। नीचे वाला जो हमारा नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर वाला जो नंबर होता है उस एलिमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास नंबर को, और नीचे जो लिखा हुआ उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो देखिए न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, और दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। तो उसके अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको बोला गया एटॉमिक मास नंबर। क्या बोला गया, एटॉमिक मास नंबर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलिए यहां तक तो बहुत आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। ठीक है, सो अगर हम लोग बोले कि टोटल चार्ज है ना, अगर हम लोग बोले कि आइटम्स, तो आइटम्स क्या होता है, ये रदरफोर्ड साहब ने और बोर्स साहब ने और थॉमसन सब ने बता दिया था कि आइटम एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और आइटम जब एज ए होल न्यूट्रल है तो उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, दैट इज उस पर नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। कोई भी एलिमेंट या कोई भी मैटर अगर न्यूट्रल है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज 0 है, उस पर नेट चार्ज 0 है, दैट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहां पर आइटम अगर न्यूट्रल है, अगर आइटम न्यूट्रल है तो उस पर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे, टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। जब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या मिल गया,
कि एटॉमिक नंबर जो प्राइमरली डिफाइंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है ये, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि आइटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो यहां से हमारा क्या मिला, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पेज P इक्वल टू E इक्वल टू Z। ठीक है, अगर कुछ नहीं याद आया तो पेज याद कर लेना, P इक्वल टू E इक्वल टू Z। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है बच्चों, Z के बराबर होता है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई में यहां पर पढ़ना है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोन्यूट्रॉन्स एंड आइसोमर्स। ठीक है, ये चार चीजें यहां पर पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग आइसोटॉप्स क्या होता है। व्हाट इज आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, सो द आइटम ऑफ द सेम एलिमेंट whose nucleus have the same number of protons but different number of neutrons। ठीक है, किसी भी एटम्स के वैसे न्यूक्लियाई जिसके पास में क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द सेंस क्या, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है। सो वी कैन से दैट आइसोटोप्स आर द nuclei of the same atom which are having the same number of proton और same atomic number। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन एटम का यहाँ पर 3 आइसोटोप्स दिखाया हुआ है बच्चों। कौन कौन सा होता है, दैट इज वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। अब देखिए हाइड्रोजन प्रोटियम को रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका एटॉमिक मास नंबर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा 1H1 ये हो गया प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। अब ये तीनों में देखिए, तीनों में हमारा जो Z का वैल्यू है उससे सेम है, Z का वैल्यू तीनों में क्या है, 1 है, और Z का वैल्यू सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आइसोटोप का मतलब समझ में आ गया कि सेम एटम्स के डिफरेंट न्यूक्लियाई जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा कि देखो प्रोटियम जो हमारा है, प्रोटियम 1H1, ठीक है, इसका देखो एटॉमिक नंबर तो हमारा कितना हो गया, एटॉमिक नंबर तो Z इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बोले कि एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, तो देखो यहां पर अगर हम लोग बोले एटॉमिक मास नंबर तो A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, Z के बराबर। तो हमारा यहाँ पर P का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो P का वैल्यू अगर 1 हो गया और एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन नहीं रहा होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट प्रोटियम इज द ओनली आइसोटोप विच आर हैविंग नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटियम के पास में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसके पास में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स क्या होता है, किसी भी एटम्स के वैसे न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम हो, जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइसोबार्स। डेफिनेशन लिखा हुआ है, द आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, द आइटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखिए 1H3 और 2H3 ये हाइड्रोजन के 2 आइसोबार्स हैं। ठीक है, अब यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास नंबर को, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास नंबर को। अब ये दोनों में
देखो एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, तो आइसोबार का मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम, आइसोटॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज आइसोटोन्स। ठीक है, टोन्स का मतलब याद रखो न्यूट्रॉन। ठीक है, आइसोटोन्स का मतलब हो गया कि द न्यूक्लियाइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दो एलिमेंट के न्यूक्लियाई जिसके पास में क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है तो क्या होगा, वो आइसोटोन्स होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लो, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन 1737 और पोटासियम 1939। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका एटॉमिक, क्लोरीन का कितना हो गया, एटॉमिक मास नंबर 37 और पोटासियम का हो गया 39, है ना। तो अब देखो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z इक्वल टू पोटासियम का 19 और क्लोरीन का कितना है, 17 है। अब यहां पर दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि मैंने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, A माइनस जेड के बराबर होता है, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के डिफरेंस के बराबर। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर इसके में निकालो पोटासियम में, तो पोटासियम में 39 माइनस 19 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो उसी तरह से आप इसमें निकाल लो, क्लोरीन में 17 माइनस 37 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोनों का एटॉमिक मास नंबर देखो हमारा कितना है, दोनों में अगर हम लोग एटॉमिक मास नंबर देखें डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का संख्या क्या है, दोनों में बराबर है। इसमें भी न्यूट्रॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 है और इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 20 है। ठीक है, तो आइसोटोन्स का मतलब क्या हो गया, द न्यूक्लियाइड ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आइसोटोन्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार्स मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम, और आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक होता है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास नंबर भी सेम है। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास नंबर सेम है तो डिफरेंस कहां पे आया। ठीक है, तो उसको आइसोमर्स क्यों बोला गया, तो देखो आइसोमर्स में जैसे आपने मान लो सपोज कि दो अलग अलग सैंपल लाया यूरेनियम का, ठीक है, तो उस यूरेनियम में जो अल्फा बीटा गामा इमिट करने का जो रेट होगा, हो सकता है दोनों सैंपल का अलग अलग हो। तो आइसोमर्स का मतलब क्या हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास नंबर भी सेम है, बट उनका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी अलग है। और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ बच्चों, द रेट ऑफ इमिटिंग द अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों एक्चुअली क्या हुआ था, जो कार्बन 12 आइसोटोप था उसका जो मास होता है लगभग 1.99 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -26 केजी होता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है इतना ज्यादा स्मॉल होता है और जिसको केजी में मेजर करना बहुत ही इनकन्वीनियंट था। ठीक है, तो उसको कन्वीनियंट, उसको इजी बनाने के लिए एक न्यू यूनिट को प्रेजेंट किया गया यहां पर, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये एटॉमिक मास यूनिट किस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, सिंस अब यहां पर आपको लिखा हुआ सिंस द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम इज, ये मास ऑफ द कार्बन 12 एटम है, और ये मास ऑफ द कौन सा, रेस्ट मास ऑफ द कार्बन 12 एटम है नॉन एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, चलो अब यहां पर इसका मास जो होता है हमारा कितना, 1.99 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -26 केजी, और ये अनएक्साइटेड कार्बन एटम का मास है, क्योंकि अगर वो इसको एक्साइट कर देंगे तो मास स्लाइटली क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड on the basis of rest mass or unexcited mass of the carbon 12 atom। ठीक है, तो since the mass of the carbon 12 atom is 1.99 into 10 to the power -26 kg which is very small, जो कि क्या है, बहुत छोटा है, and not convenient unit for expressing the mass of atom। तो mass of atom को एक्सप्रेस अगर इस फॉर्म में करते हैं जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, इसलिए अ न्यू यूनिट इज डिफाइंड विच इज कॉल्ड एएमयू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएमयू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब ये किस तरह से डिफाइंड है, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है बच्चों,
दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम का जो मास है दैट इज दिस मास, ठीक है, उसका 1/12 पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड 1 AMU। ठीक है, तो 1 AMU का वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ग्राम में लिखोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर 1 AMU का जो मास होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी कितना होगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले जो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन था, फ्रॉम द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है हमारे पास, E इक्वल टू mc², इक्वल टू mc²। तो अगर हम लोग यहाँ पर SI यूनिट में बात करें तो एनर्जी इन जूल इक्वल टू मास इन केजी और इनटू C इन मीटर पर सेकेंड, C इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आप SI यूनिट में इसको लिखोगे तो एनर्जी इन जूल जो आ जाएगा हमारा, मास का वैल्यू केजी में रखो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है हमारा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, ये हमारा जो एनर्जी निकलेगा वो किस में निकल के आएगा, जूल में आएगा। अब अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप क्या करोगे, तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक जूल, सॉरी देखो यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होगा, इतना जूल होगा, जूल होगा। तो देयरफॉर एक जूल की अगर हम लोग बात करें तो 1 जूल जो होगा वो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो किस फैक्टर से आपने डिवाइड किया, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो आपने इस फैक्टर से क्या किया, डिवाइड किया। तो इस एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू लगभग 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 AMU मास के कोरस्पॉन्डिंग उसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होगा दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियर साइज, ठीक है, अब न्यूक्लियर साइज के बारे में आते हैं। ठीक है, आखिर न्यूक्लियर के शेप को नियरली लगभग माना गया, कैसा शेप माना गया है, तो एक स्फेरिकल शेप माना गया उसको। ठीक है, सो इट वाज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर। अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4/3, क्योंकि स्फेरिकल माना गया है, 4/3 इंटू πr³ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पर देखो 4/3 पाई तो ये कांस्टेंट हो गया, ये टर्म ही कांस्टेंट हो गया, ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये पार्ट क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अगर ये पार्ट कांस्टेंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि RQ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारा A हो गया। अब RQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो गया, इसका मतलब R क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R0 से, और R0 का जो वैल्यू होता है लगभग 1.2 फेंटोमीटर या 1.2 फर्मी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसीलिए मैं लिख दिया हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको R इक्वल टू R0 A⁻1/3, R0 तो कांस्टेंट हो गया जिसका वैल्यू हो गया 1.2 फेंटोमीटर या 1.2 फर्मी। ठीक है, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप बना लेना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल भी किया हुआ है इस फॉर्मूले पे, 2 न्यूमेरिकल भी किया हुआ है। चलो अब यहाँ पर पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉपर 29 और 64, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया बच्चों बताओ, ए का वैल्यू कितना हो गया 64, ए का वैल्यू कितना हो गया 64। अब आप निकालना है क्या, रेडियस निकालना है किसका, कॉपर 29 64 का। तो R इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर ऑफ 1/3, ये फार्मूला लगाओ। आर नॉट का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है 1.2 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, और इनटू एटॉमिक मास नंबर ऑफ कॉपर कितना 64, तो 64 टू द पावर ऑफ 1/3। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, कितना होगा 4 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 1/3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 इंटू 1.2 10 टू पावर -15 इक्वल टू 4.8 फर्मी, 4.8 फर्मी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कॉपर 29 64 एंड एल्युमिनियम 13 27। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है हमारा 27, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है हमारा, दैट इज 64। ठीक है, अब ये दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पर फॉर कॉपर के लिए अगर हम बात करें एटॉमिक मास नंबर कितना है हमारा 64 है, तो इस पर फॉर्मूला लगा दो आप, R इक्वल टू आर नॉट, ए का वैल्यू कितना 64, ए टू द पावर ऑफ 1/3, ये निकल जाएगा क्या रेडियस ऑफ कॉपर, और नीचे रेडियस ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, R इक्वल टू आर नॉट, ए का वैल्यू एल्युमिनियम के लिए कितना 27 टू द पावर ऑफ 1/3। अब ये दोनों का रेशियो निकाल लो, तो दोनों के लिए क्या होगा, आर नॉट का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, आर नॉट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बच जाएगा हमारा कितना, ऊपर एटॉमिक मास नंबर ऑफ कॉपर बाई एटॉमिक मास नंबर ऑफ नीचे न्यूक्लियस, दैट इज किसका, एटॉमिक मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4:3 है ना, 4/3 आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे से आप करके जाना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी का। ठीक है, तो जैसा कि आपका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, तो उसी तरह से डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होगा और इसको एटॉमिक मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या देगा, पूरे न्यूक्लियस का मास देगा। या फिर ऐसे बोलो, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से लिखा हुआ है, आपका मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है, बराबर होता है, उसको हमने m मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, बचेगा p प्लस n और नीचे 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m जो कि मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया हमारा, और एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा p प्लस n क्या हमारा होता है, p प्लस n हमारा क्या होता है, a होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकल जाएगा, नीचे क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये 3 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3m, ये ऊपर चला जाएगा 3m, तो ये हमारा आ जाएगा 3m और डिवाइड बाई 4 पाई r0 क्यूब, है ना, 3 यहाँ पर ले जाओगे, इस नेक्स्ट स्टेप में किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिलेगा, 3m बाई 4 पाई r0 इंटू क्यूब। ठीक है, 4 पाई r0 इंटू क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है, देखो मास ऑफ द न्यूक्लियन, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक न्यूक्लियन का मास तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, न्यूक्लियन का मास मतलब मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, r0 का वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाकी 3/4 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो कि जो न्यूक्लियर का डेंसिटी है, जो न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड कर रहा, नहीं,
क्या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा? नहीं। तो कितना भी बड़ा साइज का एलिमेंट ले आओ, उनका न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे आप कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी तरह का एलिमेंट का न्यूक्लियस अगर लोगे तो उसका डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। दैट इज इक्वल टू 3m/4 r नॉट इंटू क्यू। ठीक है, उसका डेंसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो हमारा आ गया 3m/4 r नॉट इंटू क्यू। और ये सारे एटम्स के लिए, सारे एलिमेंट के लिए ये न्यूक्लियर का डेंसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ये दोनों से क्या होगा? हमारा इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस के प्रॉपर्टी के बारे में आप डिस्कस कीजिए। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स होता है। दैट इज एक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिसको न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं, उनके बीच लगने वाला ये स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। दैट इज स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या होगा? जो न्यूक्लियर फोर्सेस हमारा है, अब न्यूक्लियर फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों का जो रेशियो होता है लगभग 10⁻38, 10⁻36 और 1 इतना होता है। मतलब जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये हमारा दोनों की, तीनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो यहां पर क्या होगा हमारा कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज अट्रैक्टिव। 2-3 प्रॉपर्टी है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और वो क्या होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वो न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं, यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होगा। ठीक है, और इसके बीच में भी लग रहा होगा। प्रोटॉन को ये खींच रहा होगा, ये न्यूट्रॉन को खींच रहा होगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपने तरफ, और ये न्यूट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा होगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब देखो यहां पर बोला गया कि आखिर आखिर हमारे पास में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा होगा? दैट इज कोलम्बिक रिपल्सन लग रहा होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के पास में क्या है? सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। ये प्रोटॉन इसको रिपेल कर रहा होगा, ये प्रोटॉन इसको रिपेल कर रहा होगा। किससे? कोलम्बिक रिपल्सन से, कोलम्बिक रिपल्सन से। तो अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, इसका मतलब तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा न्यूक्लियस फट जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि न्यूक्लियस फट जाता है, वो तो क्या होता है? स्टेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, कोलम्बिक रिपल्सन है, ठीक है, उससे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जो कि उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में देखें तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियस फोर्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द न्यूक्लियस, वही बेसिकली न्यूक्लियस को क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। ठीक है, और वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अच्छा, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि आर लेस देन 0.8 फर्मी, अब देखो यहां पर न्यूक्लियस है हमारा, मान लो न्यूक्लियस है, इसका रेडियस क्या होता है? हमारा रेडियस फर्मी के रेंज में होता है, इतना फर्मी होता है, इतना मीटर होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? लगभग फर्मी में 1 फर्मी के आसपास। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब देखो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन है। तो ऐसा देखा गया कि अगर हमारा R लेस देन 0.8 फर्मी है, R लेस देन 0.8 फर्मी, अब देखो ये इसका बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए प्रोटॉन।
ठीक है, तो ये बोला कि अगर आपका आर का वैल्यू लेस देन 0.8 फर्मी है, आर लेस देन 0.8 फर्मी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो कोलम्बिक रिपल्सन होगा वो फोर्स डोमिनेट करेगा, वो फोर्स क्या होगा, डोमिनेट करेगा। अरे थोड़ी बहुत तो आजादी मिलनी चाहिए कि इस न्यूक्लियस के अंदर में तुम घूमो, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री के पार जाना चाहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो उस केस में बोलेगा नहीं, अब तुमको यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इस केस में अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन, अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 फर्मी हो गया, तो उस केस में जो हमारा कोलम्बिक रिपल्सन लग रहा है उसको नहीं लगने देगा, और न्यूक्लियर फोर्स उस केस में क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, और उसको खींच करके अंदर ले आएगा। तो यहाँ पर उसी के बेसिस पे यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि अगर हमारा आर का वैल्यू लेस देन 0.8 फर्मी होगा, तो उस केस में क्या होगा, कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, मतलब किसके किसके बीच में लगेगा, बेसिकली प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा, ठीक है। और अगर आर का वैल्यू मतलब उस रेंज से बाहर जाने लगा, बाउंड्री के आसपास आने लगा, तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उसको क्या कर लेगा, अगर यहां से मान लो ये 0.8 फर्मी है, उससे बाहर जाएगा, अगर उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसको खींच करके अंदर ले आएगा, ठीक है। तो 0.8 फर्मी से पहले क्या होगा, न्यूक्लियर जो हमारा कोलम्बिक रिपल्सन है वो डोमिनेट करेगा, और 0.8 फर्मी से अगर ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा दूर भाग गया अगर न्यूक्लियॉन्स, तो उसको क्या करेगा, खींच के अंदर ले आएगा, मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स कहां पे लगेगा, तो मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स लगेगा R इक्वल टू आर नॉट पे, दैट इज 0.8 फर्मी पे लगेगा, ठीक है। तो R इक्वल टू आर नॉट दैट इज 0.8 फर्मी पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का देखते हैं, क्या, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। इसका मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो फोर्स जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और वो फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, ठीक है, साथ में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, किसका, न्यूक्लियर फोर्सेस का, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। क्या है, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। अब ये स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियॉन्स का मूवमेंट हो सकता है कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, कोई क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है, तो उसका क्या होता है, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ऐसा पाया गया कि जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स जो सेम स्पिन के साथ मूव कर रहे हैं, उनके बीच में जो हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन एंटी स्पिन वाला, ठीक है, देन एंटी स्पिन जो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, सेम स्पिन के साथ में घूम रहा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी इसका क्या है, दीज आर द नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ये क्या है, हमारा नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, विच आर क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। और सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेज। वो उनके सेंटर, दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग वो फोर्स लगता है, इसलिए उसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के केस में ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द नॉन सेंट्रल फोर्सेस। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, जो न्यूक्लियस हमारा होता है वो किस पार्टिकल से बना हुआ है, उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, दैट इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो ऐसा पाया गया कि जो न्यूक्लियस का जो मास है ना वो स्लाइटली स्मॉलर देन होता है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। जितना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा उसका जब मास टोटल कैलकुलेट करोगे तो उसका मास न्यूक्लियस के मास से स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो इट वाज फाउंड दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो आखिर जो मास का डिफरेंस है, ठीक है, न्यूक्लियस का मास कम है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ज्यादा है, तो जो डिफरेंस इन मास है उसी को बोला गया क्या, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट ही डिफाइंड एज द मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। आखिर ये डिफरेंस इन मास जो आया वो कहां गया,
ठीक है, तो वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्यूजन रिएक्शन हम आपको बताएंगे कि क्यू वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली क्यू इक्वल टू होता है हमारा कितना, ठीक है, जो मास डिफेक्ट होगा और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मास डिफेक्ट क्या होता है। सो इट वाज फाउंड दैट द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली स्मॉलर देन the rest mass of its constituent nucleons, hence the difference in the mass appears as the energy। जो ये दोनों मासेस के बीच में जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो मास डिफेक्ट इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स ये मिलकर के बनाया न्यूक्लियस, ये मिलके बनाया न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन पी हो गया और इनटू चार्ज ऑफ दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इनटू एक प्रोटॉन का मास दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब ये करोगे ना P इंटू एम पी प्लस N इंटू Mn, इसका करोगे वैल्यू निकल जाएगा। तो ये वैल्यू स्लाइटली ज्यादा आएगा और मास ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग मान लेते हैं क्या, m। तो ये वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा, दैट इज m इज लेस देन क्या होगा, Pmp और प्लस Nmn, इससे क्या होगा, स्लाइटली कम होगा। ठीक है, जो मास ऑफ न्यूक्लियस जो प्रोडक्ट बना हमारा उसका मास क्या होगा, स्लाइटली कम होगा देन द मास ऑफ रिएक्टेंट। सो हम देखो जो मास डिफेक्ट होगा डेल्टा एम दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अब मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो जेड के बराबर होता है इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, ए माइनस जेड और इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और इक्वल माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, दैट इज मास डिफेक्ट। ठीक है, देखो जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, समझ में आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो यहां पर दिया हुआ इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दिया हुआ हमारा कुछ। ठीक है, तो यहां पर देखो यहां पर क्या 1H2 और 1H2 दोनों मिलके क्या बनाया, हमारा हेलियम 2H3 बनाया। अब यहाँ पर बैलेंस करो, यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर 1 और 1, ठीक है, 2 हो गया, अब ये 2 हो गया। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर 2 और 2 क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है क्या 3। ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो 3 1 4 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। अच्छा, अब जो डिफरेंस इन मास है हमारा, इसका जो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस बना उसका मास क्या होगा, स्लाइटली लेस देन होगा, दैट इज मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 1H2 और 1H2 का टोटल जो मास होगा उसके मास से ये हीलियम का मास क्या होगा, कम होगा। अब वो जो मास कम हुआ मास डिफेक्ट के कारण वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट किए हो इस फॉर्म में हमारा निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेल्टा एम कैलकुलेट करो। डेल्टा में क्या है, मास डिफेक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 1H2। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। तो 2 इंटू मास ऑफ 1H2 प्लस 2 इंटू मास ऑफ 1H2 दो बार है ना। ठीक है, और माइनस मास ऑफ जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या है, हीलियम 2 3 है ना, और प्रोडक्ट में क्या है हमारा, एक न्यूट्रॉन है, तो माइनस मास ऑफ, ठीक है, 1 न्यूट्रॉन। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करोगे तो क्या निकलेगा, दैट इज मास डिफेक्ट, है ना। अब यहां पर देखते हैं कि एनर्जी रिलीज अगर आपको निकालना रहे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल CO शॉर्ट आएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट निकाल करके उसको क्या करना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा आपका क्यू वैल्यू, दैट इज एनर्जी कितना रिलीज हुआ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। देखते हैं ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है इट इज डिफाइंड एज द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, डेल्टा एम और डिवाइड बाय पर न्यूक्लियॉन्स बाई
क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। अगर पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल। अगर पैकिंग फ्रैक्शन निगेटिव आ गया, न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। और निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट that sum of the masses is converted into energy which binds the nucleon to make the nucleus stable। ठीक है, so negative packing fraction indicate that sum of the masses is converted into energy which binds the nucleus। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस को बांध के रखे हुए। ठीक है, चलो अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, जो कि बेसिकली आपको मैंने कहानी बता दिया नागासाकी और हिरोशिमा का, वो आइटम बम वाली कहानी। ठीक है, कितना ज्यादा भयानक था वो चीज। ठीक है, कितना भयानक था वो दिन, जो हमारा जापान का जो हमारा 6 अगस्त 1945 का जो दिन था वो कितना भयानक था, जिसमें कि 80,000 पीपल एक क्षण में खाक में मिल गए। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन क्या था, पूरा खाक में मिल गया था। ठीक है, तो आखिर उस एटम बम के अंदर में क्या था, तो उस एटम बम के अंदर में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा था। उसमें भी कौन सा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड। आगे देखेंगे हम लोग, दो तरह का न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, एक होता है अनकंट्रोल्ड, एक होता है कंट्रोल। जो हमारा कंट्रोल फिजन रिएक्शन जो होगा उसको हम लोग किसमें यूज करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करेंगे। और जो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसको हम लोग एटम बम में यूज करते हैं, जो कि बहुत ही विनाशकारी होता है हमारा। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या आता है न्यूक्लियर फिजन के बारे में। सो इट इज द फिनोमिना इन विच अ हेवी न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 230 है, तो जिसका एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 230 है, वो ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, वो फिजनेबल मटेरियल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, आया समझ में। तो व्हेन एक्साइटेड विद द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है, उसको हम लोग क्या करवाते हैं, एक हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से क्या करवाते हैं, एक्साइट करवाते हैं। अब ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही क्यों हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एक तो न्यूट्रॉन के पास में क्या है हमारा, वो क्या है, चार्जलेस है। चार्जलेस है, इसका मतलब न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन के बीच में कोई रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए हम न्यूट्रॉन को यहाँ पर यूज करते हैं। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसलिए यूज करते हैं कि अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो न्यूक्लियस को क्या करेगा, पास करता हुआ निकल जाएगा इस तरह से, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, न्यूक्लियस को कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग वहां पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूज करते हैं। सो इट वाज फाउंड दैट द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर मोर इजिली एक्साइट द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, यूरेनियम 92-235 को यूज करते हैं, है ना, और बहुत ही ये ज्यादा फिजनेबल मटेरियल होता है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है, सो इट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हेवी न्यूक्लियस when excited with the slow moving neutron splits into the two smaller nuclei of nearly comparable masses is called nuclear fission। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि it is the nuclear reaction in which a heavy nucleus is splits into two or more nuclei of the nearly comparable masses और कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बहुत ढेर सारा एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका दिया हुआ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, यूरेनियम 92-235 जो कि क्या है, बहुत ही फिजनेबल मटेरियल है ना, ये क्या है हमारा फिजनेबल मटेरियल है, फिजनेबल मटेरियल है। उसको हमने क्या किया, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से एक्साइट करवाया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसमें हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हम लोग क्यों यूज करते हैं और ये बेसिकली फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इसको हम लोग क्या करें, एक्साइट करवाए। तो यहाँ पर बना क्या, यूरेनियम 92-236 भी चीज हाईली अनस्टेबल, ये तो तुरंत बन के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनने के बाद यूरेनियम 92-236 जो कि क्या है, हाईली अनस्टेबल है। अब ये बनने के बाद ये फर्दर क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज बेरियम बना लेता है, बेरियम 56-141 और क्रिप्टन 36-92 और 3 न्यूट्रॉन्स इसमें एक्स्ट्रा निकलता है।
ठीक है। तो जब हम लोग क्या किया, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या है बेसिकली, यूरेनियम 92 टू 35 मैंने लिया, उसको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से एक्साइट करवाया। एक्साइट करने के बाद कुछ टाइम के लिए सबसे पहले क्या बना, यूरेनियम 92 टू 36 जो कि हाईली अनस्टेबल है, विच फर्दर स्प्लिट्स इनटू क्रिप्टन एंड बेरियम। ठीक है, और उसके साथ में 3 मेरा क्या होता है, न्यूट्रॉन्स यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और ये बहुत ही अनकंट्रोल वे में अगर हमको इसको यूज करें तो एटम बम बनेगा, और वो जाकर बहुत ही ज्यादा क्या होगा, विनाशकारी साबित होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दो तरह का होता है, दैट इज कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, और दूसरा होता है अनकंट्रोल जिसको हम लोग एटम बम में यूज करते हैं। तो आखिर ये कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है, ये सब चीज जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में, कि कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, और साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इस बार जो 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, और आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।